बच्चों, आप सभी को मेरी नमस्कार। कक्षा 11वीं से आप कक्षा 12वीं में आए हैं प्रमोट होकर के। इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आर्ट के स्टूडेंट हैं। इतिहास, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है। इस इतिहास को पढ़ाने से पहले या पढ़ने से पहले, क्योंकि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं और इतिहास सब्जेक्ट यानी कि इतिहास के अर्थ का भी सभी को मालूम होना चाहिए कि इतिहास कहते क्या हैं, किसे कहते हैं। देखिए, इतिहास जो विषय है यानी कि जो इतिहास है, कुल मिलाकर के इसका अर्थ मैं आपको बताऊं कि जो सीधे साधे शब्दों में जो हमारे देश में या विदेश में प्राचीन काल में हजारों साल पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन बीती हुई घटनाओं को जो पहले घटित हो चुकी हैं उनको दोहराना, उनको याद करना, बीती हुई घटनाओं को, घटित घटनाओं को ही हम इतिहास कहते हैं। कुल मिलाकर के जो समय बीत गया है उसको याद करना, उसको पढ़ाना ही इतिहास कहलाता है। अब आपका जो पहला पाठ है वो है ईंटें, मनके और अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम इस सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह देते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास हुई थी। सिंधु नदी की खुदाई की वजह से हम इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदाई के दौरान सबसे पहला जो नगर मिला था वो हड़प्पा मिला था, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो देखिए, सिंधु नदी के आसपास अवशेष मिले हैं। बाकी एक और नदी थी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के आसपास भी सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, नगर मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती नदी के या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ज्यादातर पुस्तकों में इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता ही है। अब इस को आगे पढ़ाने से पहले हम इसकी खोज के बारे में सबसे पहले जिक्र करेंगे कि सभ्यता की खोज कैसे हुई। इस खोज का जो वो वर्णन है थोड़ा सा लंबा है। हाँ, एक बात मुझे ध्यान रहेगी कि भाई जो इतिहास है वो बीती हुई घटनाओं का नाम है और इतिहास का जनक किसे माना जाता है, इसका वो यूनान के, ग्रीक के रहने वाले हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए, इतिहासकार हुए, उनका नाम है हेरोडोटस और उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। तो अगर कोई पूछे कि भाई इतिहास किसे कहते हैं तो कहना कि भाई बीते हुए समय या हमारे देश में या विदेश में जो बहुत समय पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उन बीती हुई घटित घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है और इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि ग्रीक के रहने वाले थे और उनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। तो हम आइए अब मेन टॉपिक पर आएंगे, खोज, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो इस सभ्यता की खोज का थोड़ा सा वर्णन लंबा है। इस की खोज देखिए, सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहुत बड़े अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और उस दौरान उन्होंने महसूस किया कि भाई इस पाकिस्तान या इसके आसपास का कोई सभ्यता है। उन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, एक पत्रिका निकाली थी, नैरेटिव जर्नीज। नैरेटिव जर्नीज पत्रिका में उन्होंने इस सभ्यता का जिक्र किया है। इसके बाद ये इसका जो प्रचार प्रसार है वो फैलता चला गया। इसके पश्चात 1853 से लेकर के 1856 के बीच में बर्टन बंधुओं ने रेलवे ट्रैक का काम किया था। बर्टन बंधु
दोनों भाई थे, एक का नाम जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम विलियम बर्टन। इन्होंने 1853 से 1856 के बीच में कराची से लेकर के लाहौर तक एक रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। उस दौरान मजदूरों को कुछ प्राचीन ईंटें मिली जिनको रेलवे लाइन यानी कि रेलवे लाइन में बिछाने के काम में यूज किया गया। तो उस समय बर्टन बंधुओं ने महसूस किया, उन्होंने आइडिया लगाया कि भाई यहाँ कोई प्राचीन काल का कोई भवन रहा होगा, बहुत पुरानी कोई बिल्डिंग रही होगी। केवल इतना ही उन्होंने सोचा और आगे उन्होंने भी इसकी खोज भी की, कोई ज्यादा तहकीकात नहीं की, इसकी खोज के बारे में वो ज्यादा तह तक नहीं गई। इसके पश्चात 1904 में लॉर्ड कर्जन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम भी 1856 में आए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी थोड़ी सी जानकारी दी, लेकिन 1904 में लॉर्ड कर्जन ने सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया और उसके बाद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा श्रेय इस सभ्यता की खुदाई का जाता है वो दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। तो अगर पेपरों में आ जाए, पेपर क्वेश्चन पेपर में या कहीं भी कोई जीके में पूछ ले कि भाई हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। लेकिन जो इसका वास्तविक श्रेय जाता है वो दयाराम साहनी जी को जाता है। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। और ये ध्यान रखना कि हड़प्पा कहां पर है। देखिए, पंजाब जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो आजादी के बाद पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, लेकिन आजादी के बाद पंजाब के दो भाग हो गए, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब भारत में रह गया और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो पश्चिमी पंजाब में यानी कि पाकिस्तान में एक जिला पड़ता है मोंटगोमरी। तो मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा स्थल आजकल है और ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये आप ध्यान रखना, रावी नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि बहुत से बच्चे हड़प्पा को सिंधु नदी के तट पर स्थित है ऐसा जवाब देते हैं या सिंधु नदी पर टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर सिंधु नाम ले रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में जो सिंधु है वो अटैक कर जाता है और हड़प्पा को सिंधु नदी के तट पर ही लिख कर आते हैं या टिक करके आते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और जो दूसरा नगर मिला था मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये जो आजकल जो ये मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई थी तो खुदाई के दौरान इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को इस नगर की 7 परतें मिली हैं। उन 7 परतों को देख करके ऐसा कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो नगर है ये 7 बार उजड़ा था और 7 बार बसा था। इसके देखिए, ये इसकी खोज के बारे में हम बता रहे थे, तो इसकी खोज मेन जो इसका श्रेय है वो दयाराम साहनी जी को और राखलदास बनर्जी को जाता है। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की और दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खुदाई की या खोज की। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम इसे आपको सिंधु घाटी की, हड़प्पा सभ्यता की यानी कि टाइमिंग के बारे में बताएंगे, काल के बारे में, कि भाई ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है कब फली फूली, इसका टाइमिंग क्या रहा। तो इसकी टाइमिंग के बारे में, पीरियड के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसका जो टाइम है वो कहते हैं कि भाई ये जो सभ्यता है 2500 से 1500 के
1500 ईस्वी पूर्व में फली फूली। कुछ इतिहासकार इसका जो टाइम है वो 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व बताते हैं, कुछ 2500 से 1700, यानी कि इस तरह इसका टाइमिंग अलग अलग इतिहासकार बताते हैं। लेकिन भारतीय इतिहासकार हैं डीपी अग्रवाल, उन्होंने कार्बन 14 की जो पद्धति है उसके आधार पर इसका टाइम बताया है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। यानी कि ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो इनकी स्थिति से सहमत हैं कि इस सभ्यता का जो काल है वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और ज्यादा भी आप गहराई में न जाकर के आप कुल मिलाकर के ये भी कह सकते हैं कि इस सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व भी माना जाता है, और 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया। तो ये इसके काल के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके नामकरण के बारे में हमने तुम्हें बता दिया कि भाई इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं और इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह देते हैं। अब ये जो सभ्यता है इसकी जो विशेषता है, मेन फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? इस सभ्यता की विशेषताओं में देखिए सबसे पहली जो विशेषता है वो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार इस सभ्यता की विशेषताओं में से एक है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो एक नगर है जो 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था, बहुत बड़ा नगर था, और इस नगर के अंदर एक विशाल स्नानागार मिला है। एक सार्वजनिक तालाब था और इस तालाब की जो लंबाई है वो 11.88 मीटर ये लंबा था, और इसकी जो चौड़ाई थी वो 7.1 इसकी चौड़ाई थी, और इसकी जो गहराई थी वो 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। ये गहरा था, ये पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसके अंदर इसके नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इसके नीचे एक तह में नाली थी ताकि इस तालाब के गंदे पानी को बाहर निकाला जा सके। और इस तालाब के पास एक कुआं मिला है। इस कुएं के पानी से शायद लोग इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप से इसको भरते होंगे, और किसी विशेष अवसर पर इस तालाब में लोग सामूहिक रूप से नहाते होंगे, स्नान करते होंगे। इस तालाब की एक विशेषता ये भी है कि भाई इस तालाब के चारों ओर छोटे छोटे कोठे मिले हैं, कोठरियां मिली हैं। इन कोठों के अंदर चूल्हे भी मिले हैं। कोठे या कोठरियां इसलिए बनाए गए होंगे ताकि जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो नहाने से पहले या नहाने के बाद इनमें कपड़ा बदल सकें या इनके अंदर नहा सकें। चूल्हे इसलिए बनाए गए होंगे ताकि कोई व्यक्ति गर्म पानी से नहाना चाहता हो तो वो इन चूल्हों पर गर्म पानी करके नहा सकता था। तो इस तरह से एक विशाल स्नानागार मिलना इस सभ्यता की विशेषता है। इसके बाद दूसरी जो विशेषता है वो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ये कांस्य युगीन सभ्यता है क्योंकि इसमें कांसे का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, और कांसा जो है वो तांबा और टिन को मिला करके बनाया जाता था। एक रांगा धातु है, रांगे का रंग सफेद होता है। तांबे और रांगा यानी कि टिन को मिला करके, क्योंकि तांबे का रंग पीला होता है और उसका टिन का रंग सफेद होता है, तो सफेद रंग को जब हम पीले रंग में मिला देंगे तो वो उसकी धातु जो है वो सफेद हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनाया जाता था, और कांसे के बर्तन, अस्त्र या कुल्हाड़ी वगैरह या बर्तन वगैरह तांबे के ये लोग इस्तेमाल करते थे, बनाते थे। मिट्टी के भी बर्तन सिंधु घाटी के लोग बनाते थे। तो ये जो कांस्य युगीन सभ्यता है ये। इसके बाद इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं सिंधु घाटी की, वो जैसे कि भाई सिंधु घाटी के लोगों का जैसे कि भाई राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले इनकी विशेषताओं में हम तीसरे पॉइंट पे ले लेंगे भाई राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ कैसा था सिंधु घाटी के लोगों का। तो राजनीति के बारे में इन लोगों को जानकारी थी या नहीं थी, या सिंधु घाटी के लोगों का जो शासन था वो कैसा था, प्रजातंत्र था या राजतंत्र था, तो इसके बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई सिंधु घाटी के लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी नहीं थी, कुछ कहते हैं कि उनको जानकारी थी।
भाई हमारे विचारों अनुसार हम भी शायद इस बात पर विश्वास करते हैं कि भाई सिंधु घाटी के ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि भाई सिंधु घाटी के लोगों को या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी थी, क्योंकि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता में इतने सुंदर भवन, नालियों की व्यवस्था, पक्की सड़कें, चौड़ी चौड़ी जो 33-33 फुट की चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, गलियां, नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पक्की ईंटों से बनी हुई नालियां थी, उनको ढक करके सिंधु घाटी के लोग रखते थे। तो इतनी सुंदर व्यवस्था को कोई अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता, उनका कोई ना कोई राजा या प्रधान या मुखिया जरूर रहा होगा सिंधु घाटी के लोगों का, वो जरूर कोई ना कोई अपना मुखिया या राजा चुनते होंगे। तो ये इन बातों को देख करके इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि भाई सिंधु घाटी के लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी थी। अगला जो पॉइंट आएगा वो है सोशल लाइफ, यानी कि सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? सोशल लाइफ का वर्णन करते समय सामाजिक जीवन में कुल मिला करके कोई 6-7 पॉइंट आएंगे। तो सामाजिक जीवन का जिक्र करते समय, वर्णन करते समय सबसे पहला पॉइंट आएगा फैमिली, परिवार। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो परिवार था वो संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। परिवार में जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, सबसे ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति होता था, वो परिवार का मुखिया माना जाता था और सभी लोग अपने परिवार के मुखिया की आज्ञा का पालन करते थे और सभी उसका सम्मान करते थे। तो परिवार जो थे सिंधु घाटी के लोगों के, हड़प्पा लोगों के, वो जॉइंट थे, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। इसके बाद सामाजिक जीवन का जो दूसरा पॉइंट है उसमें वो आ जाएगा आपका पोजीशन ऑफ वुमेन, स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो उस समय सिंधु घाटी के हड़प्पा के लोगों की जो हड़प्पा के जो लोग थे वो स्त्रियों का पूरी तरह से सम्मान करते थे, उनका पूरी तरह से मान करते थे। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट आएगा सामाजिक जीवन में फूड, भोजन। सिंधु घाटी के लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का भोजन कैसा था? तो सिंधु घाटी के लोगों का देखिए भोजन दोनों तरह का था। कुछ लोग शाकाहारी भी थे, कुछ लोग मांसाहारी भी थे और वो ज्यादातर जैसे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, चावल है, फल सब्जियां, दूध का भी वो लोग प्रयोग करते थे। जब खुदाई के दौरान मकानों में, कुछ मकानों के अंदर मछलियों के अवशेष मिले हैं, अस्थि पंजर मिले हैं, तो इस आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि भाई वो मछलियों का सेवन करते थे, इसलिए कुछ लोग मांसाहारी भी थे, कुछ लोग शाकाहारी भी थे। चावल के बारे में, चावल की खेती शायद सिंधु घाटी की लोग कम जानते होंगे, क्योंकि चावल के जो अवशेष हैं वो केवल और केवल गुजरात में लोथल एक जगह है, लोथल एक स्थल है और लोथल ये सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी रहा है। तो लोथल में चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल में एक जगह और है रंगपुर, रंगपुर में भी अवशेष मिले हैं, ये वहां चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं। तो इस आधार पर इतिहासकारों ने माना है कि चावल के अवशेष केवल लोथल में मिले हैं, पूरे मतलब सभ्यता में नहीं मिले हैं। इस आधार पर चावल की खेती करना वो कम जानते होंगे, जानते थे लेकिन कम जानते थे। अब इस बात की मैं आपसे क्षमा चाहूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं घर पर हूं और घर पर ही रहकर आपके लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। मार्केट में गया नहीं हूं और मैं आपको बताऊं कि मैं विद्यालय यानी कि फिलहाल वर्तमान में मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंचारी में, नाम मेरा मोतीराम है, इतिहास के पद पर कार्यरत हूं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंचारी में, गांव मेरा बुलवाना है, बुलवाना से होडल ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूं, इसलिए मेरे पास शिक्षण सामग्री का अभाव है। शिक्षण सामग्री जैसे बोर्ड नहीं है मेरे पास, मार्कर नहीं है, चार्ट वगैरह नहीं है, ताकि मैं बोर्ड पर मैप बना करके सिंधु घाटी की सभ्यता के केंद्र दिखा दूं कि भाई जैसे गुजरात यहाँ है, लोथल यहाँ है, रंगपुर यहाँ है, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा यहाँ है। जैसे ही क्लासेज लगेंगी तो मैं सिस्टमेटिक ढंग से, बेहतर ढंग से ब्लैक बोर्ड पर मैप बना करके आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल आपको दिखाऊंगा। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के 1400-1500 वो शिथल हैं, लेकिन 1415 शिथलों को याद रखना बहुत कठिन काम है। जो इंपोर्टेंट जो शिथल हैं उनको ही हम आपको बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो अब आ जाइए बात, यानी कि हम बात कर रहे थे सामाजिक जीवन की, तो सामाजिक जीवन में उनके भोजन के बारे में बता रहे थे। गेहूं, जौ, चावल वगैरह वो
बाजरा वगैरह वो प्रयोग किया करते थे, शाकाहारी भी थे और वो लोग मांसाहारी भी थे। इसके बाद आ जाइए सामाजिक जीवन में पहनावा, ऑर्नामेंट्स। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो पहनावा था, जो ड्रेस थी, ड्रेस के बारे में हम बता रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ड्रेस जो थे, जो पहनावा उनका जो था, वो सूती ऊनी यानी कि दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, सूती भी और ऊनी भी, क्योंकि कपास की खेती करना उन्होंने सीख लिया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। और ये विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी जिसने ये कपास की खेती करनी शुरू की थी। कपास सबसे पहले उगाना शुरू किया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग भेड़ भी रखते थे, इसलिए वो लोग ऊन का प्रयोग करते थे सर्दियों के अंदर। तो ये ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अब सामाजिक जीवन अगला पॉइंट आएगा, ऑर्नामेंट्स, आभूषण। स्त्री और पुरुष, हड़प्पा सभ्यता के जो स्त्री और पुरुष थे वो दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। आभूषण में जैसे मन के होते थे, हार होते थे, स्त्रियां कानों की जो बालियां हैं या हाथों के जो कड़े हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे पैरों के घुंघरू वगैरह, ये उनके आभूषण होते थे। प्लास्टिक ये क्या बोलते हैं, लिपस्टिक वगैरह, ये औरतें या जो स्त्रियां हैं वो इसका यूज करती थी। तो स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थी। सोने चांदी के तांबे के आभूषण हुआ करते थे। और जो सोना चांदी है, ये जो सिंधु घाटी के लोग हैं, सोना चांदी, सोना तो हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्षिण भारत से लाते थे। दक्षिण भारत में कर्नाटक, कोलार एक जगह है, वहां से सोना लाते थे। और तांबा सिंधु घाटी के लोग राजस्थान में कालीबंगा एक जगह है, वहां से वो लोग, नहीं कालीबंगा नहीं, कालीबंगा है एक जगह राजस्थान में, सॉरी, राजस्थान में खेतड़ी जगह, खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी से सिंधु घाटी के लोग क्या लाते थे, तांबा लाते थे। और मैं कालीबंगा की बात अभी कर रहा था, राजस्थान में कालीबंगा भी प्रसिद्ध है। कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? कालीबंगा में काली चूड़ियां मिलती थी, काली चूड़ियों की वजह से ये जो राजस्थान में कालीबंगा आपका प्रमुख स्थल है। तो इस तरह से वो लोग सोने चांदी या तांबे के आभूषण पहनते थे, स्त्रियां भी और पुरुष भी। अब है लास्ट, सामाजिक जीवन का जो लास्ट पॉइंट है वो है मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। यानी कि सिंधु घाटी के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन प्रिय भी थे। वो जैसे नृत्य है, संगीत है, या ताश खेल करके, आपस में पशुओं को लड़ा करके, कुश्ती लड़ना, पशुओं को लड़ाना, इस तरह से वो लोग मनोरंजन किया करते थे। तो ये आपका सामाजिक जीवन है। सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की ये भी विशेषताओं के अंतर्गत आएंगी। अब आ जाइए राजनीतिक सामाजिक जीवन के बाद लेंगे हम आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक समृद्धशाली सभ्यता थी, खुशहाल सभ्यता थी। आर्थिक जीवन का वर्णन करते समय इसका सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, सबसे पहला जो हम जिक्र करेंगे, या आर्थिक जीवन की भी सबसे पहली जो विशेषता है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। सबसे पहला पॉइंट आएगा कृषि। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि करते थे, जैसे कि हम बता रहे थे भाई, गेहूं, जौ, कपास और बाजरा, चावल, फल सब्जियां वगैरह भी सिंधु घाटी के लोग उगाते होंगे। तो इस तरह से ये उनकी मुख्य फसलें थी। दालों का भी कहीं कहीं जिक्र आता है। तो इस तरह से सिंधु घाटी के लोगों की ये मुख्य फसलें हैं। इसके पश्चात सिंधु घाटी के आर्थिक जीवन के का जो अगला पॉइंट है, कृषि के बाद वो आएगा पशुपालन, कैटल्स। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो कृषि के अलावा मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन भी था। ये स्वाभाविक है कि जो लोग कृषि करेंगे वो पशु भी पालेंगे। तो सिंधु घाटी के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशु भी पालते थे। उनके मुख्य पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, सूअर वगैरह, ये उनके हुआ करते थे। सिंधु घाटी के लोग घोड़े से अपरिचित थे। घोड़े का जिक्र जो आता है वो केवल गुजरात में एक स्थल है सुरकोटदा,
सुरकोटदा में ही इतिहासकारों को उत्खनन के दौरान घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं, क्योंकि हो सकता है ईरान इराक से सिंधु घाटी के हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े लाते होंगे और सुरकोटदा में उन घोड़ों को रखते होंगे। बाकी की और जो सभ्यता है और जो स्थल है वहां घोड़े के अवशेष कहीं नहीं मिले। बाकी जैसे कि हमने पढ़ा है को तो अगर पेपर में आ जाए कि भाई सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे, तो वो घोड़े से अनभिज्ञ थे, घोड़े से अपरिचित थे। तो इस तरह से हम बता रहे हैं कि उनके जो पालतू जानवर थे जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी बिल्ली कुत्ता या सूअर वगैरह उनके मुख्य पालतू ये जानवर थे। और आगे कृषि और पशुपालन के बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो है व्यापार, ट्रेड। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो व्यापारी भी थे। व्यापार दोनों तरह से होता था, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। सिंधु घाटी के लोग अपने देश के अंदर भी व्यापार करते थे और देश से सामान ले जाते थे बाहर, जैसे इराक ईरान अफगानिस्तान वगैरह, जैसे वहां से सोना चांदी लाते थे और भी बहुत सारी कीमती वस्तुएं हैं। तो वहां से विदेशों से भी सामान व्यापारियों के द्वारा आता था। तो व्यापार भी चरम सीमा पर था, व्यापारी थे। व्यापार जो उस समय मुद्रा तो होती नहीं थी, वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। और जो व्यापार है भाई अपने देश के अंदर तो बैलगाड़ियों के माध्यम से व्यापार होता होगा, और जो विदेशों में जो व्यापार होता था ईरान इराक अफगानिस्तान वगैरह में, तो वहां जलमार्ग के द्वारा ये हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो व्यापारी थे। और अन्य अगला जो पॉइंट है लास्ट का वो है अन्य व्यवसाय, अदर ऑक्यूपेशंस। हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्य व्यवसाय में भी लगे हुए थे, जैसे कि कुम्हार होते थे, सुनार होते थे, धोबी होते थे। इस तरह से अन्य व्यवसाय दूसरे काम धंधा करके भी सिंधु घाटी के लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो ये इकोनॉमिक लाइफ हो गया हड़प्पा के लोगों का। इसके पश्चात अब हम जिक्र करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में, रिलीजियस लाइफ के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? वो हड़प्पा सभ्यता के लोग धर्म में पूरी तरह से विश्वास रखते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। क्योंकि हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी या सिंधु घाटी की जब खुदाई हुई थी, तो कई मकानों में हमें या इतिहासकारों को कई मकानों में देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। जैसे कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। मातृ देवी जैसे आजकल की दुर्गा देवी हैं, उनकी तरह मिलती जुलती एक तस्वीर मिली है। तो उस आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति नाथ है, यानी कि एक तांबे की ताम्रपत्र, एक तांबे की प्लेट है, उस पर पशुपति जैसे आजकल के शिव जी हैं उनकी तरह के एक देवता बैठे हुए हैं, और उसके आसपास पशु बैठे हुए हैं, जैसे हाथी हिरन गैंडा, इस तरह से 5-6 जानवर बैठे हुए हैं, पशु बैठे हुए हैं। तो इन पशुओं को देख करके ऐसा भी कहा जाता है कि ये पशुओं का देवता या पशुपति शिव है। तो सिंधु घाटी के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। वृक्षों की भी वो पूजा करते थे। वृक्षों में जैसे पीपल की पूजा सिंधु हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। आज भी हम पीपल की पूजा करते हैं, उन्हीं की देन है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। तो धर्म में पूरी तरह से विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने शवों का क्या करते थे? जब उनके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो वो डेड बॉडी का क्या करते थे? शवों को क्या करते थे? शवों का तो इतिहासकार बताते हैं कि भाई कुछ लोग शवों को दफना दिया करते थे और कुछ लोग शवों को जला दिया करते थे। तो दोनों तरह की जो प्रक्रिया है इसको अपनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। एक प्रक्रिया और भी है जिसको मैंने पढ़ा था कि भाई जो तीसरी जो प्रक्रिया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो वो इकट्ठे होकर के उसको ले जाते थे और जंगल में उसको रख देते थे, और रखने के बाद वो खुली बॉडी को रख देते थे, डेड बॉडी को। तो उसके बाद वो मतलब जंगली जानवर उसको खा जाते थे और अस्थि पिंजर रह जाता था, उसको वो दबा दिया करते थे। लेकिन ऐसी प्रक्रिया या ऐसा जो वो है जो प्रक्रिया है बहुत कम अपनाई जाती होगी। पहले दो बातें हैं, यानी कि
ये बिल्कुल इन्हीं को ज्यादा अपनाते होंगे सिंधु घाटी के लोग, यानी कि अपने शवों को या तो वो जैसे कोई व्यक्ति मरने के बाद उसको या तो जलाते होंगे या दफनाते होंगे। दफनाने के बाद शवों को जलाना और दफनाना यही उनका महत्वपूर्ण कार्य था। तो ये उनकी धर्म से संबंधित है, पीपल की पूजा करते थे और इस तरह से सिंधु घाटी के लोग धर्म प्रिय थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि धर्म पर पूरी तरह से उनका विश्वास था। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, कि भाई ये जैसे कि भाई ये विशाल स्नानागार था और घास से भी सभ्यता थी, इसकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था, ये अलग से भी प्रश्न आ सकता है कि सिंधु घाटी के लोगों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इन प्रश्नों को आप जो मैंने आज तुम्हें पढ़ाया है इसके माध्यम से आप ध्यान से पढ़ेंगे। और मेरा मोबाइल नंबर भी आप नोट कर लें बच्चों, मेरा मोबाइल नंबर है, ताकि आपको किसी बात की कोई सब्जेक्ट से संबंधित या इस लेसन से संबंधित कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बात कहनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9813664534 9813664534। एक और दूसरा नंबर लिख लीजिए, दूसरा नंबर है 9350208661। 9350208661 ये मेरा दूसरा नंबर है। इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके मुझे पढ़ाई से संबंधित या इस चैप्टर से संबंधित कोई बात पूछ सकते हैं। मैं अपने घर पर ही रह करके आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं, इसे आप पढ़ें, समझें और इसके पश्चात फिर मैं कुछ आज शाम तक या कल मैं आपके लिए दूसरी वीडियो तैयार करूंगा, जिसे मैं जल्दी ही आपके पास भेजूंगा। आप सबने मेरी बात को, मेरे इस लेसन को या मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।